उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, जिद हो अगर जीतने की तो प्रश्न कभी हमें हरा नहीं सकती। नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। एक किसान परिवार में जन्म हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जो कि किसान या खेती बाड़ी करते हैं? तो सारे लोग, अधिकांशतः है ना। किसान परिवार में जन्म हुआ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा, उसके बाद भिलवाड़ा आया। जब भी आप गांव से आप सोचो कि इस मुरलीगंज से जब व्यक्ति पटना में जाएगा, मुरलीगंज से जब आपको कोई व्यक्ति दिल्ली में जाएगा, मुरलीगंज से जब व्यक्ति कोई बॉम्बे में जाएगा, तो शहर की चकाचौंध को देख के उसका कैसा होता है मन? होता है ना मन में कुछ कुछ। मेरे भी मन में जब कुछ ऐसा ऐसा हुआ, जब पहली बार भिलवाड़ा गया तो बड़ा सपने थे कि यार कि वहाँ पढ़ाई करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा। क्योंकि मेरा जिस गाँव में जन्म हुआ, एक ऐसा गाँव जिस गाँव में आज दिन तक भी रोड नहीं है। ऐसा गाँव जिस गाँव में आज के 5 साल पहले तक कोई अगर ग्रेजुएट लड़का था तो केवल मैं था। मन में कुछ हुआ कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति सोचता कुछ और होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था तो एक दिन पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से, कुछ बीमारी होने की वजह से उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। और परिवार में सबसे बड़ा मैं था, तो परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। भिलवाड़ा जो है कि एक टेक्सटाइल का हब है। टेक्सटाइल का हब है तो कपड़े की फैक्ट्री में मैं शुरू में काम करने लगा, तो झाड़ू पोछा हेल्प ही करता था। लेकिन धीरे धीरे कपड़ा फोल्ड करना सीखा, फिर धीरे धीरे पैंट पीस यानी कि कपड़ा काटना सीखा, धीरे धीरे फिर फिनिश चेकिंग सीखी। इस तरीके से मैं काम करता रहा। लेकिन पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। जब प्राइवेट ग्रेजुएशन किया तो कहा यार कि सरकारी नौकरी, जो कि व्यक्ति जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो सरकारी नौकरी की तलाश में घूमता है। और लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया तो कोटा में लाइब्रेरियन के जो प्रिंसिपल साहब थे बुजुर्ग, तो उस प्रिंसिपल साहब की बात ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। जानना चाहेंगे? प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति 45 साल की उम्र के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता। क्या कहा उन्होंने? 45 साल की उम्र के बाद में कोई भी नया पंगा नहीं ले सकता। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिए। उन्होंने पहला रीज़न दिया कि 45 साल तक किसी भी व्यक्ति की शादी हो चुकी होती, उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो 45 साल की उम्र के बाद में उस व्यक्ति को कोई भी काम, नया काम करने के बारे में सोचता है, उससे पहले उस व्यक्ति को यह चिंता सताती कि मेरे घर और परिवार के खर्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उसका क्या होगा, अगर मैंने बाइक ली तो बाइक की EMI का क्या होगा, अगर मकान बनाने के लिए कुछ लोन लिया तो मकान की EMI का क्या होगा। यस या नो? वो 40-45 साल की बाद में कोई भी नया पंगा यानी कि नया काम करने से पहले सोचता है कि मेरे इतने तो फीस, बच्चे की स्कूल फीस का पैसा चाहिए, इतना मेरा घर खर्च का चाहिए, इतना लाइट का बिल आता है, इतना दूध वाले का होता है, इतना सब्जी का होता है, इतना मकान की EMI आती, इतनी बाइक की EMI आती, इतना पैसा तो मेरे को घर खर्च चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर मैं कोई होगा तो मैं सोचूंगा। यस या नो? पहला रीज़न उन्होंने ये दिया। दूसरा रीज़न उन्होंने दिया कि 45 साल की उम्र के तक उसके परिवार में, घर में उसके बड़े बुजुर्ग होते हैं, यानी कि उसके पिताजी का साया होता है। या तो 45 साल की उम्र के बाद में या तो उनके बड़े बुजुर्गों का साया उठ चुका होता, या फिर वो इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि सोशल लाइबिलिटी निभाने में असमर्थ होते हैं। फिर मामा के, चाचा के, ताऊ के, बुआ के, बहन के, कहीं पर भी अगर कोई फंक्शन हो तो उनको उसमें सोशल लाइबिलिटी यानी कि सोशल एंगेजमेंट उस व्यक्ति का बढ़ जाता है। यस या नो? सही है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि यार कि पहला तो मेरे पास परिवार की लाइबिलिटी आई, दूसरा मेरे पास सोशल लाइबिलिटी आ गई, तो वो कुछ नया करने के बारे में पंगा लेने से पहले नहीं सोचता। सही है। और उन्होंने तीसरा रीजन जो दिया कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी काम करने की क्षमता कम होती। सही है। आदमी कहते हैं ना, मैं जवानी में तो मैं ऐसा कर लेता था, वैसे ऐसा कर लेता, लेकिन अब मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। 45 साल की एज के बाद में व्यक्ति काम नहीं करता। 45 साल की एज के बाद में जो 45 साल तक उस व्यक्ति ने जो एक ब्रांड इमेज बनाई, 45 साल बाद उस व्यक्ति की वो ब्रांड इमेज काम करती है, व्यक्ति काम नहीं करता है। कॉमर्स में बैलेंस शीट में एक तरफ आता है सारे खर्चे रहते हैं, और एक तरफ जो है सिर्फ आता बाई सेल्स, और सारे पलड़े को, खर्चे को भारी कर देता है। और साथ में आता है गुडविल यानी कि ब्रांड इमेज। 45 साल तक व्यक्ति काम नहीं करता, 45 साल बाद उस व्यक्ति की ब्रांड इमेज काम करती। ऐसे ही आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिन व्यक्ति के पास इतना पैसा तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं यार कि अगर इस व्यक्ति ने कह दिया, जबान से कह दिया तो पक्का है साहब, इस पर विश्वास कर लो आप। होता ना? और कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा, सब कुछ होते हुए भी उसकी इमेज ऐसी होती है यार कि इसकी बात का कोई भरोसा नहीं, ये कह के मुकर जाता है। ये क्या है? उसकी इमेज है।
45 साल बाद वो कहा कि व्यक्ति काम नहीं करता, उसकी ब्रांड इमेज काम करती। और जब मैं लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके वापस जब मैं भिलवाड़ा आया तो वापस मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा। तो पहली बार जब मैं किसी से मेरी मुलाकात हुई केसी छाबड़ा जी से। एक बार जोरदार ताली बजा दी केसी छाबड़ा जी के लिए। तो केसी छाबड़ा जी ने मेरे को पूछा कि प्रहलाद कैंची पकड़ेगा या कलम? कैंची इसलिए कि पहले मैं कपड़ा काटता था इसलिए, और कलम इसलिए कि जब तक मैंने ग्रेजुएशन कर ली इसलिए, बीकॉम कर लिया था मैंने, ग्रेजुएशन कर ली थी इसलिए। तो मैंने कहा भाई साहब न तो मेरे को कैंची पकड़नी और ना मेरे को कलम, मुझे मार्केटिंग में ज्वाइन करना है। 1990 में मैं ग्रेडिंग में काम करके एक महीने का 3200 रुपये से 3300 रुपये कमाता था। 3200 रुपये से 33, महीने में दिन तो 30 या 31 होते थे, लेकिन मैं एक महीने में 68 हाजिरी 69 हाजिरी के पैसे उठाता था। यानी कि डे नाइट काम करता था मैं, 68 हाजिरी 69 हाजिरी के पैसे उठाता था। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद अगर तू मार्केटिंग में आएगा तो मार्केटिंग में आते पहले स्टाफ में आएगा तो स्टाफ में ओवर टाइम नहीं मिलता, लेबर को स्टाफ मिलता है लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलता। दूसरा, तू मार्केटिंग में क्या है, जीरो है, मार्केटिंग का तुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने केसी सर से एक बात कही कि भाई साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितना पैसा देंगे, क्योंकि मैंने उस पैमाने में देखा कि मैंने कहा एक तो अपनी उम्र 45 साल नहीं हुई, शादी तो हो गई थी मेरी बचपन में लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हुए। तीसरा मैंने कहा कि अभी तो मेरे पिताजी जो है बुजुर्ग नहीं हुए इतने, वो सारी सोशल लाइबिलिटी निभा लेते हैं। मैंने कहा अभी जब कहते हैं ना कि शौक ऐसो आराम तो पिता की छत्र छाया में करते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है मैं मार्केटिंग में ज्वाइन करूँगा। 900 रुपये तनख्वाह में रखा, जहाँ 3200 रुपये तनख्वाह उठाता था वहाँ 900 रुपये में। तो उन्होंने कहा कि तू जीरो है। तो इससे क्या मैसेज आता है कि आप जीवन में चाहे कोई भी काम शुरू करो, आप हर काम को आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि आप अभिमन्यु तो नहीं जो कि आपकी माँ की पेट में सीख के आए, सही है नहीं? हम हर काम को, चाहे हम आरसीएम की शुरुआत करें, चाहे हम साइकिल के में पंचर की इसकी दुकान की इसकी शुरुआत करें, चाहे हम किराना की उसकी दुकान शुरू करें, हम कोई माँ के पेट से सीख के नहीं, किसी ने सीखा कि यार ये माँ की पेट से इसने साइकिल पंचर की दुकान सीख के आया, ये माँ की पेट में इलेक्ट्रॉनिक की ये सीख के आया या ये सीख के आया, ऐसा तो होता ही नहीं ना। यानी कि सब काम हम, यानी कि आप कोई भी अगर आप यहाँ आरसीएम की भी शुरुआत करते हैं तो ये तय मान लीजिए कि सर हर व्यक्ति ने हर काम को जीरो से शुरुआत की है, और मैंने भी जीरो से शुरुआत की। धीरे धीरे नौकरी करता रहा, नौकरी करते करते ये आरसीएम मेरे जीवन में आया और आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके काम करना शुरू किया। पहले महीने काम किया 546 रुपये की इनकम आई, दूसरे महीने काम किया लगभग 3000 रुपये की इनकम आई, तीसरे महीने काम किया 6000 रुपये की इनकम आई, और चौथे महीने काम किया 13000 रुपये की इनकम आई। जो ही 13000 रुपये की इनकम आई तो बड़े भाई साहब ने बोला, जो टीसी सर के बड़े भाई साहब है, उन्होंने बोला कि प्रहलाद या तो नौकरी करेगा या आरसीएम, या तो नौकरी करेगा या आरसीएम। मैसेज क्या है कि जीवन में हर व्यक्ति जब भी कोई दुनिया से लीग से हट के काम करेगा तो सबसे पहले आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं वही आपको अड़ंगा अटकाएंगे। और मेरे को बोला कि नौकरी करेगा या आरसीएम, तो मैंने कहा कि मैं आरसीएम करूंगा। तो बड़े भाई साहब गए और तुरंत टीसी सर के पास गए। एक बार जोरदार ताली बजाइए टीसी सर के लिए। टीसी सर के पास गए और टीसी सर को बोला कि प्रहलाद जो है कि ये भी कह रहा है कि मैं आरसीएम करूंगा, तुम भी इधर आरसीएम में लग गए, मुकेश भी आरसीएम में लग गया, तो मेरे पीछे क्या होगा? तो मेरे को भाई साहब ने बुलाया और भाई साहब ने मेरे से बात की कि प्रहलाद कपड़ा जब बनाते हैं तो कपड़ा किससे बनता है? ये जो कपड़ा बनता है ये धागे से बनता है। तो उन्होंने कहा ये धागे की परचेजिंग का काम कौन देखता है कि कौन सा धागा खरीदना, कौन सा नहीं खरीदना, कौन से कलर का खरीदना है, क्या करना, तो मैं कौन देखता है? मैंने कहा मैं देखता हूँ। कि फैक्ट्री में जब कपड़ा बनाने का जो ऑर्डर देना होता है, प्रोग्रामिंग देना होता है, तो वो कौन देखता है? तो मैंने कहा वो भी मैं देखता हूँ। प्रोसेस हाउस में जैसे कि आपके होता है ना नेवी ब्लू, खाकी, ग्रे, स्टील ग्रे, मिलिट्री कलर, रेड, ब्लड रेड, मैरून कलर, बोटल ग्रीन, कि ये जो कपड़े का जो प्रोग्रामिंग देनी होती है ये पीस डाइट की, ये कौन दे करता है? मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। प्रोसेस हाउस से जब कपड़ा मंगा के यहाँ कौन सी पार्टी के कौन सा कपड़ा भेजना है, क्या भरना है, ये कौन देखता है? मैं देखता हूँ। तो कहा कि यार जो सेल्स में जो लड़के हैं उन लड़कों का जो ट्रेवलिंग शेड्यूल बनाना होता है वो कौन देखता है? मैंने कहा वो भी मैं देखता हूँ। सैम्पलिंग डिपार्टमेंट होता है, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट कौन देखता है? मैंने कहा वो भी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा यार कपड़ा खरीदने से लेके यार्न बाइंग से लेके पार्टियों को पेमेंट मंगाने तक का सारा काम जब तू देखता है, तेरे पास है, और मैं भी इधर आ गया, तो तुझे आरसीएम नहीं, तुझे पहले नौकरी करनी है। और ये मैं मोरली इसलिए बाउंड था कि जिस कंपनी में मैं एक हेल्पर के रूप में लगा था उसी कंपनी में मैं एक मार्केटिंग मैनेजर बना। मैंने कहा ठीक है। मैंने 1 महीना का 2 महीना 3 महीना काम किया और जनवरी 2001 में जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो मेरी लिस्ट में नाम नहीं था इंक्रीमेंट का। तो मैंने बड़े भाई साहब के पास जाके पूछा कि भाई साहब इंक्रीमेंट में मेरा नाम नहीं। तो उन्होंने कहा कि तेरे को तो आरसीएम से पैसा आता ना। मैंने कहा आरसीएम से तो आपने मना कर दिया, तो आरसीएम में नहीं कर रहा हूँ, तो आरसीएम से मेरा पैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी तो कोई भी व्यक्ति अगर इतनी बड़ी टीम बना दे तो हर व्यक्ति साबुन, सर्फ, चाय की पत्ती, तेल कुछ भी खरीदेगा तो आता था, लेकिन उस समय सिर्फ क्या प्रोडक्ट था? सिर्फ पैंट पीस।
और जीवन में एक व्यक्ति से सिर्फ एक ही बार वॉल्यूम मिलता था। जीवन में एक ही बार वॉल्यूम मिलता था, हर दूसरी बार तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि परचेजिंग का ऐसा कुछ आइटम ही नहीं था कुछ। तो मैंने कहा कि मेरा दूसरे महीने बिजनेस क्या हो गया, जीरो हो गया। और जीरो हो गया तो कुछ इनकम कोई आती नहीं। तो मैंने कहा आरसीएम से मेरे को इनकम आती नहीं, तो भाई देख ले बाबू। और मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैं आरसीएम से भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि जहाँ 13,000 रुपये की इनकम आती आती क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैंने कहा आरसीएम भी नहीं करना। ऐसे कितने साथी जो ज्वाइन होने के बाद जब 5-6 महीना हो जाए, साल 6 महीना हो जाए, तो फिर वो नौकरी आरसीएम से नेगेटिव हो जाते हैं। मैं भी ऐसे नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो मैंने क्या किया कि कपड़े की एजेंसी शुरू की। और सबसे पहला कपड़े की एजेंसी शुरू की तो सबसे पहला व्यापारी बना मेरे उस समय आपका बिहार में ही गया के अंदर डालमिया सिंथेटिक्स, मेरा कपड़े का व्यापारी बना। दूसरा व्यापारी बना मेरे बिहार में ही कैलाश टेक्सटाइल आ रहा। तीसरा मैंने व्यापारी बनाया था यहाँ जीवराज का ब्रदर्स मुजफ्फरपुर में। एक द्वारका दास बेनी प्रसाद एक व्यापारी मुजफ्फरपुर में, एक उसको इस तरह से मैंने कपड़े का व्यापार और एजेंसी करने लगा। करीब साल 6 महीने एजेंसी की, लेकिन एजेंसी तो बढ़िया चल गई। 6 महीने में लगभग मैंने करीब 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा, लेकिन उसका पैसा हाथों हाथ नहीं मिलता। पैसा हाथों हाथ नहीं मिलता, पैसा मिलता साल 1.5 साल बाद, फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल ईयर। तो जब पैसा हाथों हाथ नहीं मिलता तो अब क्या है कि मेरा तो परिवार किसान परिवार में जन्म हुआ, बैकग्राउंड तो वैसा है, ऐसा कुछ है तो नहीं, परिवार का इतना कोई वजूद नहीं था इतना बड़ा जो कि यार के 6 महीने बाद में जब एजेंसी करने लगा तो किराना का सामान काफ़ी पैसा बाकी हो गया, मकान का किराया बाकी हो गया, बच्चों की स्कूल का पैसा ड्यू हो गया, सब्जी वाले के पैसे बाकी हो गए, दूध वाले के पैसे बाकी हो गए। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करें। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे ऐसे ही, मैंने कहा मेरी बिटिया थी वो एसडी स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने कहा बच्ची स्कूल नहीं गई, तो कहा कि आज दूध के पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा क्या करें। मेरे पास एक बजाज का स्कूटर हुआ करता था, तो मैंने स्कूटर उठाया, स्कूटर में पेट्रोल था, स्कूटर उठाया और मैं बच्चों को लेकर गाँव चला गया। 3 दिन तक गाँव जाके बिल्कुल सोच विचार में रहा कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। और फिर मैंने कहा अल्टीमेट, जब जीवन में आपके पास अगर 2 बुरे रास्ते हो तो कौन सा रास्ता चुनेंगे, जो कम खराब होगा उसको आप चुनेंगे। तो मैंने कहा कि यार कि एजेंसी बढ़िया चल रही, 1.5 करोड़ की सेल हो गई, 1.5 करोड़ की सेल में अपने को जो है कि लगभग 3 लाख रुपए कमीशन मिलेगा, यानी कि 50,000 रुपये। 1990-91 में 50,000 रुपये बड़े मायना रखता था। तो मैंने कहा यार कि क्या करें। फिर मैंने कहा नौकरी मैंने कहा पैसा तो बढ़िया मिल रहा है, लेकिन अभी तो हैंड टू माउथ, अभी तो नहीं तो घर का खर्चा चलाने के लिए मकान का किराए का पैसा बाकी हो गया, किराना का पैसा बाकी हो, क्या करें। तो मैंने नौकरी करना चुना। और नौकरी के लिए मैंने सबसे पहले फ़ोन किया वापस टीसी सर को। टीसी सर को मैंने फ़ोन किया, ये बात है 28 अक्टूबर 2001 की। 28 अक्टूबर को मैंने फ़ोन किया, 26 जनवरी को मैंने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद में करीब 10 महीने बाद मैंने टीसी सर को फ़ोन किया कि भाई साहब मुझे नौकरी करना है वापस। तो उन्होंने कहा किसको, तो मैंने कहा मेरे को। और मैंने कहा कि ठीक है कल से आ जा। और मैंने 29 अक्टूबर 2001 को वापस नौकरी ज्वाइन की। मैंने तनख्वाह भी नहीं पूछा कि कितनी देंगे नहीं देंगे, मुझे पता है कि वहाँ मेरे को 18,000 रुपये मिलता था, तो यहाँ कम से कम मुझे 10,000-12,000 रुपये तो देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन पहले मैंने नौकरी ज्वाइन की, नौकरी 29 अक्टूबर 2001 को नौकरी ज्वाइन की। और नौकरी ज्वाइन करते ही पहले ही दिन मैंने 20,000 रुपये एडवांस लिया, क्योंकि वापस भीलवाड़ा में आए तो सब पैसा देना है, मकान का किराए का भी पैसा देना है, सब्जी वाले के पैसे देना है, राशन वाले के पैसे। इस तरीके से मैंने पहले एक महीने में लगभग 1 लाख रुपये एडवांस ले लिया। मैंने कहा तनख्वाह कितनी लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे काम करते करते जब 1-2 महीना हुआ, 1-2 महीने बाद में मैंने भाई साहब से बात की कि भाई साहब मुझे आरसीएम की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वापस, लेकिन आरसीएम मैं करूँगा पार्ट टाइम ही, फुल टाइम मैं आरसीएम नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और कहा कि ठीक है, और मुझे आरसीएम करने की परमिशन दे दी। तो आरसीएम जो ही मुझे करने की परमिशन दी, परमिशन देने के बाद में मैंने जिन लोगों को पहले ज्वाइन करवाया था उन लोगों के पास में गया यार कि आरसीएम करना अपने को शुरुआत, वापस आरसीएम की शुरुआत करनी है, आरसीएम की शुरुआत करनी है। लेकिन लोगों ने क्या बोला कि आरसीएम नहीं चलेगा। आप भी जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद में जब वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद जाते हैं तो 8 महीने बाद वो व्यक्ति क्या कहता है, यार आरसीएम मेरे से नहीं होगा। ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम नहीं होगा। केसी सर से बीसी सर से बात करता है, अपलाइन से बात करता है, अपलाइन बोलता है यार कि लिस्टें बनाओ। अब मैं लिस्टें भी बनाता हूँ तो क्योंकि मैं ग्रामीण परिवार से हूँ, तो मैंने कहा यार मैं अगर लिस्टें बनाता हूँ तो मेरे जान पहचान वाले तो सारे धोती पहनने वाले। अब धोती पहनने वाले को पैंटे तो पहनाने से रहे,
धोती पहनने वालों को पैंटे तो पहनने से रहे। आज तो साबुन है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, इतने सामान है, लेकिन उस समय तो सामान कुछ था ही नहीं। ऐसे लिस्टें बनाते बनाते एक व्यक्ति की लिस्ट आई मेरे पास, जेपी गिरी लखनऊ की। तो लखनऊ की लिस्ट आने के बाद में, क्योंकि पहले साल तो कुछ कर नहीं पाया, जब पहली एनिवर्सरी तो भिलवाड़ा में हुई थी, जब सेकंड एनिवर्सरी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुई, तो मैंने सेकंड एनिवर्सरी में एक व्यक्ति को लखनऊ से श्याम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से एक व्यक्ति को मैंने उस एनिवर्सरी में बिठाया। वही व्यक्ति वो बाहर निकला तो उसने कहा कि यस, ये बिजनेस में करेगा। उस व्यक्ति को मैं यहाँ लेके आया, भिलवाड़ा लाया, भिलवाड़ा ला के ज्वाइन कराया, ज्वाइन करके 6 किट दे के रवाना किया, और 6 किट दे के रवाना किया। और रवाना करने के बाद में वो व्यक्ति लखनऊ जाता है। लखनऊ से वो, उसका कोई एक दोस्त था मुकेश यादव, जो कि कानपुर का रहने वाला, लेकिन रेलवे में ड्राइवर था। तो उन्होंने कहा यार कि कभी भी तुम हावड़ा या कलकत्ता की तरफ जाओ तो मेरे को लेते चलना। 4-5 दिन बाद उनके पास फ़ोन आता है और जेपी गिरी जो है कि उस ट्रेन में बैठ के कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता जाके इस बिज़नेस की उसकी शुरुआत करते हैं। कलकत्ता में उन्होंने ज्वाइन करवाया। आज जेपी गिरी जो है कि इस बिज़नेस में रॉयल्टी बनने के बाद में वो नहीं है। आज भी वो जिंदा है व्यक्ति, लेकिन उसकी जेब में 10 कंपनियां होगी। आज वो इस बिज़नेस में एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रहलाद राय जो स्टार सफायर खड़ा सिर्फ जेपी गिरी की वजह से खड़ा है। यहाँ मैसेज क्या है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास जो है कि लिस्टें नहीं हैं, मेरे पास जान पहचान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन आपने टीम में 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को जिनको ज्वाइन करवा दिया, अगर आपने उन लोगों की लिस्टें बना के उन लिस्टों पर अगर आप काम करेंगे तो आप भी एक दिन कामयाब हो जाएंगे। दूसरा मैसेज क्या है, मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी। एक व्यक्ति को एनिवर्सरी के बड़े प्रोग्राम में बिठाया। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को। और एक व्यक्ति ने ये डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम करना है, और उसने 100, 200, 300 लोगों का नेटवर्क बना के बदले उसने आरसीएम क्विट कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति की वजह से आज मैं स्टार सफायर बना। यानी कि एक बड़ा प्रोग्राम में जब आप किसी एक व्यक्ति को बिठाते हो और वो व्यक्ति जब वहाँ निर्णय ले लेता है कि मुझे इसको करना है, वहाँ उसका रूपांतरण हो जाता है, तो आप भी कामयाब हो जाते हैं वहाँ पर। इस तरीके से मैंने शुरुआत की, फिर कई तरह से चला। धीरे 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 मैं पार्ट टाइम ही करता रहा। पार्ट टाइम करते करते मैं स्टार रूबी बना। पहली बार स्टेज पे आया, और पहली बार जब स्टेज पे आया तो मेरे को जब माइक मिला तो मुझे बिल्कुल पसीना हो रहा था, धुल रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। और मेरे ज़बान से एक ही निकला कि जीवन में आम आदमी जो व्यक्ति 30 साल में पाता है वो आरसीएम मात्र उसे 3 साल में देता है। मैंने आरसीएम में जो 4.5 साल तक जो मैंने काम किया, 4 साल तक, उस 4 साल में मैं मात्र लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे सोता था, बाकी 22 घंटे से 23 घंटे में काम करता था। आज लोगों को बोलते हैं कि रात में 10 बजे 11 बजे मेरे को क्यों फ़ोन कर रहे हो, 12 बजे मेरे को क्यों फ़ोन कर रहे हो, लेकिन मैं टीम में बोलता था कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में ही फ़ोन करना है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक तो मैं ऑफिस में रहता था, ऑफिस में काम करता था। और लोगों को बोलता था कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं फ़ोन करना। और मैंने लोगों को रात में से 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मैं किसी को बोल के रखता था, ललन जी आपसे मैं रात में 3 बजे फ़ोन लगाऊंगा, सुरेश जी मैं आपसे रात में 4 बजे बात करूंगा। लोग मुझे फ़ोन का जादूगर बोलते थे। पहली बार स्टेज पे ही जो है कि लोगों को ये, मेरी टीम में लोगों को ये तक पता नहीं था कि ये मेरे अपलाइन में है साहब, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता था तो वहीं से मैं फ़ोन करता था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कंपनी का स्टाफ है जो कि एरिया बिजनेस डेवलपमेंट के होंगे, तो इसलिए डेवलपमेंट पे काम करते हैं या कुछ इस तरह से काम। अगर जीवन में अगर आप जब मान लेते हैं, ठान लेते हैं, तो आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं।